हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यू को। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप लोग को यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तरफ आपको ए बी सी और डी दिया हुआ है और इसको मैच करना है 1 2 3 और 4 से। ठीक है, इसको हम लोग को मैच करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो भी दिया हुआ है उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग मैच करेंगे। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है कि अल्पकालीन शोधन, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम लोग ऋण को सॉल्व करते हैं तो वह कौन सा अनुपात कहलाता है। और बी नंबर में दिया हुआ है कि दीर्घकालीन शोधन क्षमता। ठीक है, और सी नंबर में है लाभदायकता अनुपात और डी नंबर में है क्रियाशीलता अनुपात। अब चलिए हम बगल वाले ऑप्शन को भी देखते हैं और उससे मैच करेंगे इसको। तो देखिए क्षमता पर प्रत्याय क्षमता। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है स्टॉक टर्न, उसके बाद तीसरा है स्वामित्व अनुपात और चौथा है चालू अनुपात। तो देखिए चालू अनुपात किससे मैच हो जाएगा। चालू अनुपात का जब हम लोग गणना करते हैं तो यह क्या दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यह अपना भुगतान क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो चालू अनुपात का मैच किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दीर्घकालीन शोधन क्षमता जो है वह किससे मैच होगा। तो दीर्घकालीन जो शोधन क्षमता होता है वह स्वामित्व अनुपात से मैच हो जाएगा। ठीक है आप लोग का, तो बी का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद सी का, तो देखिए लाभदायकता अनुपात, तो लाभदायकता अनुपात किससे मैच होगा, समता पर प्रत्याय से लाभदायकता अनुपात मैच हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद डी का, तो डी का देखिए क्रियाशीलता अनुपात, तो क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत क्या आता है, स्टॉक टर्नओवर आता है। ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत बहुत सारे रेशियो आते हैं जिसमें से एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आता है। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी का 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे अब देखेंगे तो देखिए ए का 4, तो देखिए ए का 4 सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो अगर आपको इसमें से अगर एक का भी पता है तो आप इसको आसानी से आप इसको मैच कर सकते थे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए सिर्फ आपको अल्पकालीन शोधन क्षमता अगर आप सही से मैच कर लिए जो करंट रेशियो है, चालू अनुपात है उससे, तो आप लोग का यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा, अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ऊंचा परिचालन अनुपात, यानी कि हायर जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो होता है वह संस्था के प्रतिकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें दूसरा कथन है कि ऊंचा अनुपात, ठीक है, जो ऊंचा अनुपात होता है वह गैर परिचालन व्ययों के लिए कम मार्जिन छोड़ता है। ठीक है, कि यानी कहा जा रहा है कि अगर परिचालन अनुपात ऊंचा अगर होगा तो वह गैर परिचालन जो व्यय होता है यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा उनके लिए कम मार्जिन छोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे कि यह सही है या गलत है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पिछले भी जो एमसीक्यू मैंने परिचालन अनुपात का कराया था तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि परिचालन अनुपात जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी संस्था के लिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचा परिचालन अनुपात, तो ऊंचा परिचालन अनुपात किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यह ऊंचा परिचालन अनुपात जो होता है यानी जो हायर ऑपरेटिंग रेशियो है यह संस्था के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दूसरा कहा जा रहा है यहाँ स्टेटमेंट कि ऊंचा अनुपात गैर परिचालन व्ययों के लिए कम मार्जिन छोड़ता है। तो यह भी सही है कि जब हमारा परिचालन अनुपात ऊंचा होता है तो कहीं ना कहीं यह जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसके लिए यह बहुत ही कम मार्जिन को छोड़ता है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट का यह रीज़न भी क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और वाक्य जो 2 है, ठीक है, वह
सही व्याख्या कर रहा है ए का। ठीक है, कि ऊंचा परिचालन अनुपात इसलिए प्रतिकूल होगा क्योंकि जो हमारा ऊंचा परिचालन अनुपात होता है वह गैर परिचालन व्ययों के लिए यह कम मार्जिन छोड़ता है, इसलिए ऊंचा परिचालन अनुपात किसी भी संस्था के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि साझेदार फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब देखिए यहाँ पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि साझेदार यानी कि कोई पार्टनर है तो वह फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। वह कब फॉर्म से अवकाश ले सकता है? तो ऑप्शन ए है कि अवकाश ग्रहण की सूचना देकर, ऑप्शन बी है कि सभी साझेदारों की सहमति से, ऑप्शन सी है कि अनुबंध के प्रावधानों द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो हमारा पार्टनर होता है वह फॉर्म से जब अवकाश लेता है तो वह सारे पार्टनर को, फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी को वह अपने अवकाश ग्रहण की सूचना देकर भी ले सकता है वह अवकाश, या फिर सभी साझेदारों की सहमति अगर होगी तो भी वह अवकाश ले सकता है। और अनुबंध अगर है कि वह इतना दिन अपने फॉर्म में पार्टनर के रूप में काम करेगा तो इन सारे के द्वारा वह फॉर्म से अवकाश ले सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कि यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा वॉलंटरी पार्टनरशिप होता है, ठीक है, जो हमारा वॉलंटरी पार्टनरशिप होता है उसमें साझेदार अवकाश कब ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि सभी साझेदारों की सहमति से, या स्वयं की मृत्यु द्वारा, या अवकाश ग्रहण की सूचना देकर, या उपरोक्त के द्वारा नहीं। तो देखिए जब हमारा साझेदारी ऐच्छिक होता है यानी कि कोई साझेदार ऐच्छिक रूप से पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो वह अवकाश ग्रहण की सूचना देकर वह फॉर्म से अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, सभी साझेदारों की सहमति नहीं भी होगी तो भी उनको अवकाश ग्रहण मतलब उनको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि यह जो साझेदारी है वह कैसी है, ऐच्छिक है। ठीक है, यहाँ पे ऐच्छिक साझेदारी है इसलिए वह जो भी फॉर्म में पार्टनर है उसको वह सूचना देगा अपने अवकाश ग्रहण करने का और उसे फॉर्म से अवकाश मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याति खाता पुस्तकों में खुला नहीं है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा गुडविल अकाउंट है, ठीक है, गुडविल जो हमारा अकाउंट है वह पुस्तक में क्या है, नहीं खुला है यानी अनरिकॉर्डेड है। तो निवर्तमान साझी को यानी जो हमारे साझेदार हैं उनको ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि बाजार से खरीदकर उनको हिस्सा दिया जाएगा, या ख्याति का मूल्यांकन करके ख्याति खाता खोला जाएगा और पुराने अनुपात में हिस्सा दे होगा, या फिर ख्याति खाता खोलकर लाभ के अनुपात में होगा, या हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उसने अपने जो भी फॉर्म का जो भी अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें अगर उसने गुडविल का अकाउंट नहीं खोल रखा है और उसमें जो भी पार्टनर अवकाश ले रहे हैं तो उनको साझेदारी, उनको ख्याति में कितना हिस्सा दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और ख्याति खाता खोला जाएगा और उनको जो भी पुराने अनुपात होगा यानी पार्टनर का जो भी पुराना रेशियो होगा उस रेशियो में ख्याति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट 5 MCQ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के MCQ आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।